तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल होने वाली है बीएससी के स्टूडेंट के लिए। अगर आप भी बीएससी के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है यह वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, बीएससी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और कई बीएससी के स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इतनी भी तैयारी नहीं की जिससे कि वो पास हो सके। भाई, कारण कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में वो क्या करते हैं, सोल्ड पेपर लेते हैं और सोल्ड पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, पहले तो उन्होंने इन क्वेश्चनों को पढ़ा हुआ नहीं होता, इन टॉपिकों को पढ़ा नहीं होता, तो एकदम से सोल्ड पेपर में से पढ़ते हैं तो जल्दी से याद नहीं होते और हम इनको क्या है, जल्दी से याद नहीं कर पाते। तो कई स्टूडेंट ने हमसे यह बात शेयर की। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान में जितने भी बीएससी के अभी बीएससी के कराए जाएंगे और बाद में एमएससी के, बीएससी और एमएससी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार में पूछे जाते हैं, उनको सरल भाषा में नोट्स बनाते हुए एक एक चीज समझाते हुए पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसमें क्या है, मतलब क्या होता है, बीएससी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको इजी भाषा में एक्सप्लेन करके हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहले उन क्वेश्चनों को लिया जाएगा जो एग्जाम में ज्यादा बार रिपीट होते हैं, फिर क्या है, उन क्वेश्चनों को लिया जाएगा जो थोड़े थोड़े, मतलब क्या होते हैं, कम बार आ रहे हैं। तो मतलब पूरा आपको रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि आप क्या है, किसी भी कॉलेज में तैयारी कर रहे हो, बीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ कॉलेज तो ऐसे होते हैं जिनमें अच्छा पढ़ाया जाता है और सिलेबस भी समय पर ही करा दिया जाता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता। वास्तविक बात बता रहा हूं मैं आपको, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं, जैसे कि आपकी 9 बुक है, बीएससी में 9 बुक है, 3 केमिस्ट्री की हो गई, 3 बॉटनी की हो गई, 3 जूलॉजी की हो गई। इसमें से मान लो 2-2 बुक को करा दिया, तो एग्जाम में तो भाई पूरी बुक आएगी, 3-3 बुक आएगी। अब एक बुक आप कैसे पढ़ोगे, तो खुद से ही तैयार करनी पड़ती है। और कई कॉलेजों में तो ऐसा होता है, ये जो कुछ थोड़ा बहुत मैटर कराया जाता है तो भी वो ऐसा पढ़ाया जाता है जो समझ में नहीं आता। कुछ कॉलेजों की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ कॉलेजों में तो अच्छा पढ़ाते हैं और सिलेबस भी करा देते हैं। तो ऐसे में क्या है, हमको खुद को तैयारी करनी है, हमको खुद को इतना मजबूत होना है कि हम एग्जाम में पास हो जाएं, हम एग्जाम में परसेंटेज बना ले। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम पूरा कोशिश करेंगे भाई आपके एग्जाम होने तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने यहां पर कहा, आप है ना, मतलब खुद से निर्भर रहो। हमारे चैनल पर जितने उपलब्ध हैं वो तो हमारे चैनल से पढ़ लो, और जहां से भी आपको पढ़ाई का मैटर हो वो भी लेने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, किसी दूसरे पे बिल्कुल निर्भर मत हो। ये हम हमारे लिए भी कह रहे हैं भाई, आप बिल्कुल हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे भाई, पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दे दे, जितने हो सकेंगे हम आपको दे देंगे। लेकिन आप दूसरी जगह से भी थोड़ा थोड़ा मैटर लेते रहो, जिससे आपको आपका सिलेबस तैयार हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं जो एग्जाम में बीएससी फाइनल ईयर की बात करना चाहता हूं। बीएससी फाइनल ईयर में कई बार 7 से 8 बार पूछा गया है, नाइट्रोजन चक्र के बारे में 7 से 8 बार पूछा गया है। तो इस टॉपिक को इजी भाषा में समझाते हैं अब आपको। नाइट्रोजन साइकिल, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये क्या जरूरी है हमारे लिए, हम इसको क्यों पढ़ें। दोस्तों, दैनिक जीवन से कोई भी चीज रिलेटेड करके पढ़ते हो आप, तो उसको क्या होता है, संभावना ज्यादा होती है कि आपको समझ में आ जाएगी। भाई, ये जो नाइट्रोजन साइकिल है हमारे लिए क्यों जरूरी है, कोई हमारे लिए क्या जरूरी है क्या ये नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना। हमारे
किस चीज में काम आ रही है नाइट्रोजन, तो इस चीज को समझो। देखो हमारे शरीर के अंदर डीएनए पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर आरएनए पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर यूरिया पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, और हमारा जो शरीर है वो चार चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये मेनली पाए जाते हैं। इसमें भी देखो ये नाइट्रोजन आ रहा है। और हमारे शरीर में पाए जाने वाले डीएनए, आरएनए, यूरिया, प्रोटीन, सब में क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अब आप ऐसे पूछोगे कैसे पाया जाता है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया प्रोटीन का पोस्टमार्टम कर दिया। भाई प्रोटीन को बनाने वाली छोटी से छोटी चीज क्या है, प्रोटीन की एकलक इकाई बोल सकता हूं, या सामान्य भाषा में इसे बोल सकता हूं, वह छोटी से छोटी चीज जिससे कि प्रोटीन बना हुआ है, वो क्या होती है दोस्तों, अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल होती है, अमीनो अम्ल होती है। और अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर कैसे होती है दोस्तों, NH2 CrH C डबल बॉन्ड OH। तो दोस्तों देखो यहां पर नाइट्रोजन है, तो मतलब क्या होते हैं, जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें क्या है, नाइट्रोजन है। अब हमने क्या है, मतलब आपने देख लिया कि डीएनए, आरएनए, यूरिया और प्रोटीन हमारे शरीर में ये होते हैं जो क्या है, नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हमको नाइट्रोजन लेने की आवश्यकता है। अगर मान लो हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी वृद्धि नहीं होगी, तो हमें हमारे लिए कितना जरूरी है, देखो प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन कितना जरूरी है। तो हमारे शरीर में ये किस तरीके से पहुंच रहा है, हमारे शरीर में क्या है, ये वायुमंडल में पाया जाता है, वायुमंडल से हमारे शरीर में किस तरह से पहुंच रहा है, तो इसको पढ़ा जाता है। हम ये नाइट्रोजन साइकिल में इस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया था। नोट्स भी लिखेंगे अपन, सारी चीजें ही करेंगे। अब यहां से देखो आपके बीएससी के एग्जाम में एक बार में पूछा जाता है, भाई जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन के जैव भू रासायनिक चक्र को समझाओ। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगा, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र आप इसमें लिखो, यह एक जैव भू रासायनिक चक्र होता है। भाई समझाएंगे, अभी समझाएंगे, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप लिखते चलो। यह एक जैव भू रासायनिक चक्र होता है। यह एक जैव भू रासायनिक चक्र होता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, भाई ये जैव भू रासायनिक चक्र क्या बवाल है। ठीक है, इसको भी समझेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लो नीचे की तरफ, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। देखो समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करना। वायुमंडल, यहां से समझाता हूं मैं। जैव भू रासायनिक चक्र लिख लिया आपने, तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा क्या है, मिटान देता हूं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। ठीक है ना, लेकिन आप लिखे रहने देना, कॉपी में किधर काट दो। ठीक है ना, तो मतलब जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं, टॉपिक बाय सीरियल बाय, वैसे वैसे लिखते चलो। अब हम समझेंगे भाई जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, और किस रूप में पाई जाती है वायुमंडल में, गैस के रूप में। गैस के रूप में नाइट्रोजन पाई जाएगी, और ये क्या होगी, अक्रिय होगी। अक्रिय नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है वायुमंडल में, 78%। 78% पाई जाती है। अब यह क्या होगा, वायुमंडल से कहां आएगी, भूमि पर। वायुमंडल से क्या आएगी, भूमि पर आएगी। भूमि पर आ गई। अब भूमि में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे इस वायुमंडल को ग्रहण कर लेते हैं। अब ये पेड़ पौधे क्या है, इस वायुमंडल को जो भूमि में आई ना, उसको मतलब ये ग्रहण कर लिए। अब क्या है, इस पेड़ को कोई भी जीव खा रहा है, जैसे गाय वाई खा रही है, जैसे इन पेड़ों को क्या है, गाय वाई खा रही है, तो ये नाइट्रोजन इन जीव जंतुओं में ट्रांसफर हो जाएगा।
अब यहां तक आ गया जीव जंतुओं से, फिर वापस से क्या है वायुमंडल में ही चल जाएगा, वापस से वायुमंडल में ही चल जाएगा। अर्थात हम कैसे कह सकते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन भूमि पर आती है तथा जीव पेड़ पौधों में जाते हुए वो एक चक्र का वापस ही वायुमंडल में चल जाती है तथा एक चक्र का निर्माण करती है जिसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अब जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि ये क्या है जैसे भूमि पर आएगी तो भूमि क्या होती है, अजैविक कारक होती है। आपने पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, जैविक कारक व अजैविक कारक, तो ये होती है अजैविक कारक। और ये होते हैं जीव पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, ये क्या होते हैं जैविक कारक, जैविक कारक। तो मैं यहां से कारक, तो मैं यहां से इसकी जैव भू रासायनिक चक्र की परिभाषा लिख सकता हूं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन अजैविक तथा जैविक कारकों से होते हुए एक चक्र का निर्माण करते हुए पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, जिसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आपको लिखना भी ऐसे ही है, ठीक है ना। जैसे भूमि तो हो गए अजैविक कारक और ये पेड़ पौधे जीव जंतु हो गए जैविक कारक। तो इनमें से क्या है, पहले इसमें आ गई फिर इनमें चल गई और एक चक्र का निर्माण करते हुए वापस ही वायुमंडल में चल गई, जिसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये लिख लो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन अजैविक तथा जैविक कारकों से होते हुए एक चक्र का निर्माण करते हुए पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, जिसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है ना, लिखना है आपको ये बात। चाहे से अगर मैं थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही है तो वीडियो को थोड़ा रोक लो, फिर लिख लेना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। यह भी लिख लेना, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। आखिर ये पाई जाती है गैस के रूप में। अब नाइट्रोजन चक्र, ठीक है ना, नाइट्रोजन चक्र है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में नाइट्रोजन आती है। कैसे कैसे आती है उस स्टेप को पढ़ेंगे। मतलब पहले वायुमंडल से कहां जा रही है, फिर कहां जा रही है, फिर कहां जा रही है, फिर हमारे पास आ रही है, तो किस स्टेप में आ रही है, तो इस स्टेप को अपन समझेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो, आप हेडिंग डाल लो नाइट्रोजन चक्र में आने वाले महत्वपूर्ण पद। मतलब भाई वो किस किस स्टेप में होते हुए हमारे पास आ रही है। ऐसे तो नहीं होगा कि जैसे ही वायुमंडल से सीधे हमारे हमारे पास आ गई, पहले भाई भूमि में जाएगी, भूमि से फिर पेड़ पौधों में जाएगी, फिर जीव जंतुओं में जाएगी, फिर आएगी हमारे पास। तो इस तरीके से आएगी। हमें हमें क्या है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन को हम कैसे ले सकते हैं, या तो पेड़ पौधे को खाते हैं हम, जिससे नाइट्रोजन हमारे शरीर में गए, या क्या होगा कि किसी पेड़ पौधे को मतलब जीव जंतु ने खा लिया, कोई जीव जंतु खा लिया, अब उस जीव जंतु को हम खा जाएंगे तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन पहुंच जाएगी। तो किस तरीके से पहुंच रही है उसका वर्णन हम इन स्टेपों में करते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट डाल लीजिए आप। पहला क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा क्या होगा, नाइट्रीकरण। मतलब मैं समझाऊंगा इसको, ऐसे मत समझो, समझाऊंगा नहीं, इनको समझाऊंगा। एक बार क्या है, आप सीरियल वाइज लिख लीजिए। नाइट्रीकरण। तीसरा स्टेप होता है स्वांगीकरण। पहला स्टेप हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सेकंड स्टेप हो गया नाइट्रीकरण, तीसरा स्टेप हो गया स्वांगीकरण, और चौथा स्टेप थोड़ा सा मिस हो रहा है, अभी बता देता हूं आपको। पांचवा लिख लीजिए पहले, विनाइट्रीकरण। नाइट्री
अमोनीकरण। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, यह पद पाए जाते हैं। तो आप इनको एक बार लिख लीजिए, नाइट्रोजन चक्र में आने वाले पद ये होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर नाइट्रीकरण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, अमोनीकरण होगा, फिर विनाइट्रीकरण होगा। एक एक को डिटेल में समझाऊंगा, डायग्राम भी बनवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इनको लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने, ठीक है। पहले पहले पद की बात करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसे कि मेरा एक मैं किसी भी चीज को पढ़ाता हूं तो सबसे पहले बताता हूं भाई ये क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो भाई ये क्यों जरूरी है, ये पद भी क्यों जरूरी है। जैसे कि आप सब जानते हो वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, वो अक्रिय होता है, गैस के रूप में पाया जाता है। अक्रिय 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 होता है, गैस के रूप में पाया जाता है। ये जो अक्रिय वायु नाइट्रोजन है वायुमंडल में, इसको जीव जंतु पेड़ पौधे डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते, डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते। इनको ऐसे रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जिससे ये क्या है, मतलब क्या है, जो ये गैस में होती है वो स्थिर हो जाए, यौगिकों में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, वायुमंडल की अक्रिय नाइट्रोजन को पेड़ पौधे जीव जंतु डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते, इनको उपयोगी रासायनिक यौगिकों में बदलने की आवश्यकता होती है, जिसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। कैसे बदला जाता है, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि अक्रिय नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, अक्रिय नाइट्रोजन ये भूमि में पहुंचेगी, ठीक है ना। तो भूमि में क्या है, एक तो राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है डाइएजोट्रोप्स, डाइएजोट्रोप्स, इसको क्या है, कुछ स्थिर कर देंगे इसको, ठीक है ना, स्थिर कर देंगे। जैसे कि इन्होंने क्या है, इसको NH3 अमोनिया व अमोनियम में परिवर्तित कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया, इसे अमोनिया कहा जाता है, इसे अमोनियम कहा जाता है, इसे अमोनियम कहा जाता है। मतलब क्या है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया व अमोनियम आयन में परिवर्तित कर दी जाती है, स्थिर कर दिया जाता है। तो इस पद में आप लिखेंगे आप इस पद में लिखेंगे पेड़ पौधे जीव जंतु वायुमंडल की अक्रिय नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं ले सकते। लिखिए, नोट्स बनाइए। पेड़ पौधे जीव जंतु वायुमंडल की अक्रिय नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं ले सकते, अतः इनको ऐसे अन्य उपयोगी रासायनिक यौगिकों में बदलने की आवश्यकता है, जिससे यह स्थिर हो जाए। इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए, एग्जाम्पल डाल के, जैसे कि अक्रिय नाइट्रोजन, पहले ये रिएक्शन के रूप में लिख लो। लिख लिया होगा दोस्तों आपने रिएक्शन के रूप में। अब लिख लो दोस्तों, अक्रिय नाइट्रोजन को डाइएजोट्रोप्स तथा राइजोबियम अमोनिया व अमोनियम में परिवर्तित कर देते हैं।
जो ये राइजोबियम होता है ना दोस्तों, ये राइजोबियम या फली वाले पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है। तो इसको भी आप लिख लो, राइजोबियम फली वाले पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है। तो यह पद आप समझ गए किस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है जिसको पेड़ पौधे जीव जंतु डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते, अतः ऐसे रासायनिक रूपों में या ऐसे रासायनिक यौगिकों में बदलने की जरूरत है जिससे क्या है ये स्थिर हो जाए। तो ये क्या है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल की अकेले नाइट्रोजन को कुछ रासायनिक यौगिकों में बदल देते हैं, जैसे कि अमोनिया और अमोनियम में कौन कौन से होते हैं, डाइएजोट्रोप्स वे राइजोबियम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, बस इतना ही लिखना है और ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना आपको। दूसरा है नाइट्रीकरण भाई, नाइट्रीकरण। ए अभी वाले पद में क्या बना भाई, अब अपन ने क्या है नाइट्रोजन को स्थिर तो कर दिया, लेकिन बना क्या उस पे ध्यान दो, बना क्या, बना क्या भाई, अमोनिया बना, ये अमोनिया बना। आप जानते होंगे ये बात कि अमोनिया क्या होता है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए विषैला पदार्थ होता है, अतः इसको हम डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते। अब बड़ा मतलब स्थिर तो कर दिया उस पद में, लेकिन जो बड़ा है तो उसकी प्रकृति भी तो देखेंगे ना भाई, अब ये हमारे लिए सही है या हमारे लिए हानिकारक है, तो हमारे लिए जीव पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसको ऐसा बनाया जाता है जिससे कि ये हानिकारक नहीं हो। तो क्या होता है देखते हैं, ये हो गया भाई अमोनिया, ये हो गया भाई अमोनियम, इसको कुछ नाइट्रिकारी बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये अमोनिया व अमोनियम को नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर NO2 माइनस वे NO3 माइनस में परिवर्तित कर देते हैं। NO2 माइनस को नाइट्राइड कहा जाता है और NO3 माइनस को नाइट्रेट कहा जाता है। मतलब ये जो क्या होता है, ये हानिकारक पदार्थ होता है ना अमोनिया, इसको अहानिकारक पदार्थ में बदलने की आवश्यकता होती है और जो बदला जाता है। ठीक है, तो इस पद में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अमोनिया पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसे अहानिकारक पदार्थ में बदलने की आवश्यकता होती है। इस कारण इस पर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोमोनास व नाइट्रोबैक्टर इसे नाइट्राइड तथा नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये लिख लेना आप। और दोस्तों एक बात बता देता हूं आपको, जैसे कि हमारे वायुमंडल में कुछ घटनाएं होती है, जैसे कि बिजली चमकती है, तो बिजली जब चमकती है ना तो डायरेक्ट जो वायु अकीय नाइट्रोजन होती है ना गैस रूप में, वो डायरेक्ट काय में बदल जाती है, नाइट्राइड में बदल जाती है। तो ये बात भी लिख लेना आप कि बिजली के चमकने से भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा में समझा देता हूं आपको, लिख लिया होगा आपने कि क्या होता है हमारे जो क्या होता है अमोनिया होता है वो जीव जंतु पेड़ पौधे के लिए हानिकारक पदार्थ होता है, इसे हम डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते, इसलिए इसे क्या है कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है जो अजहरीली है या जो क्या है हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते। तो इनको क्या है अमोनिया व अमोनियम को नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइड व नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यह क्या होते हैं मतलब क्या है हानिकारक नहीं होते हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये समझ गए। और क्या होता है जब हम बिजली चमकती है तो डायरेक्ट वायुमंडल की नाइट्रोजन काय में परिवर्तित हो जाएगी, नाइट्रेट में। तो इसको भी लिख लेना, बिजली के चमकने से नाइट्रोजन नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाती है।
रिएक्शन भी लिख लेना और मतलब भाषा भी लिख लेना, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, अब हमने बना दिया NO2 माइनस। तीसरा पद क्या होता है हमारे लिए, स्वांगीकरण। इस पद में क्या होता है, जैसे कि ये भूमि है, ठीक है। भूमि में क्या है, NO2 माइनस है। ये क्या, ये प्रोसेस क्या करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं रासायनिक रूपों में। जो पिछले वाले स्टेपों में पढ़ा वो बैक्टीरिया बदलते हैं इनको। NO3 माइनस है, ये अब भूमि में आ गए, ठीक है। ये भूमि में है। तो भूमि, आपको पता है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो ये क्या है, इनको, इन यौगिकों को अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं। इनको क्या है, अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं पेड़ पौधे। तो इस प्रक्रिया को ही स्वांगीकरण कहा जाता है। मतलब जो भूमि की, जो ये नाइट्रोजन के यौगिक है, उनको पेड़ पौधे अपने अंदर की तरफ खींच लेते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। जैसे बता दिया स्वांगीकरण की स्टेप क्या होती है। नाइट्रोजन के रासायनिक यौगिकों जैसे कि NO2 माइनस व NO3 माइनस को पेड़ पौधे अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, पेड़ पौधे में चल गया। अब ये पेड़, इस पेड़ को कोई भी बकरी वकरी गाय वाय खाएगी तो वो गाय वाय में भी चल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के लिए आवश्यक होते हैं, जिससे क्या है बाद में ये पहुंच जाएगा और उसके बाद में जीव जंतुओं के प्रोटीन इसी से बनते हैं। तो आप इस पद में क्या लिखोगे कि नाइट्रोजन के रासायनिक यौगिक जैसे कि NO2 माइनस व NO3 माइनस को भूमि से क्या है, पेड़ पौधे अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं तथा यहां से यह पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं में जाता है। और इनके तथा उसके बाद में इनके जीव जंतु पेड़ पौधे के प्रोटीन नाइट्रोजन से बनते हैं, ठीक है। तो आप यहां तक लिख लेना। दोबारे दोबारे एक्सप्लेन करने की जरूरत है भाई, कर देते हैं। समय थोड़ा सा लग जाए लेकिन समझ में आना आना चाहिए कि नाइट्रोजन के ये जो यौगिक होते हैं NO2 माइनस NO3 माइनस, उनको पेड़ पौधे क्या है अपने अंदर खींच लेंगे। पेड़ पौधे से ये क्या है, जीव जंतुओं में चल जाएगा, ठीक है ना। और इनके प्रोटीन इससे बनेंगे। तो क्या है, ये क्या है, नाइट्रोजन के यौगिक जैसे कि NO2 माइनस व NO3 माइनस को पेड़ पौधे अपने पेड़ पौधे जीव जंतु में जाता है तथा पेड़ पौधे जीव जंतुओं के प्रोटीन इसी से बनते हैं। तो आप ये लिख लेना। ये इस प्रक्रिया को क्या है, स्वांगीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप हो गया, फोर्थ अमोनीकरण। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूं, हमारा जो शरीर है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का शरीर कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों युक्त होता है। जैसे कि CH3NH2 ये कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक है जिससे हमारे शरीर में ये पाया जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कोई जीव जंतु मर गया। अब ये कोई जीव जंतु मर गया और ये क्या है, ये भूमि है, तो मर के यहाँ भूमि पे पड़ गया। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, CH3NH2 पाया जाएगा इसके शरीर के अंदर। तो कुछ बैक्टीरिया इस पे लग जाते हैं और इसको क्या है, अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही अमोनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अमोनीकरण। तो आप इस प्रोसेस में क्या लिखोगे,
पेड़ पौधे जीव जंतु, पेड़ पौधे जीव जंतु नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक जैसे CH3NH2 उनमें पाया जाता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन पे कुछ बैक्टीरिया या फंजाई लग जाते हैं तथा इन यौगिकों को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। इस पद को ही अमोनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेना। समझ में आ गया होगा भाई। क्या है, हमारे शरीर में, हमारा शरीर है ना कुछ यौगिकों से बना होता है जैसे कि CH3NH2। ठीक है, तो ये क्या है, जब कोई भी पेड़ पौधा है या जीव जंतु है, ठीक है ना, कोई ये मर गया, जीव मर गया, तो क्या है, इसके शरीर में CH3NH2 पाया जाएगा, जिसको कुछ फंजाई लगेंगे, इसके ऊपर बैक्टीरिया लगेंगे, तो इसको क्या है, अमोनिया में परिवर्तित कर देंगे ऐसे यौगिकों को। तो इसको क्या कहा जाएगा, अमोनीकरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण, अब भाई विनाइट्रीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था जैसे कि नाइट्रेट बनता है हमारे, वो क्या है, भूमि में कुछ अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, पहले बता दिया हमने, पहले पढ़ लिया। अब क्या होता है, भूमि के अंदर कुछ क्या है, विनाइट्रीकारी बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। विनाइट्रीकारी बैक्टीरिया वह अवायवीय स्थिति में, यह क्या होता है, अवायवीय स्थिति में ऑक्सीजन का उपयोग करना चाहते हैं। यह क्या है, अवायवीय स्थिति में ऑक्सीजन का उपयोग करना चाहते हैं भूमि के अंदर। तो ये क्या करेंगे, जो ये नाइट्रोजन है ना, ये NO3 नाइट्रेट है ना, इसमें से इस ऑक्सीजन को ले लिए भाई साहब, इनको ऑक्सीजन को ले लिए, और तो बचा कौन सा, NO2 बचा, ठीक, N2 बचा, तो इसको क्या है, वापस ये वातावरण में रिलीज हो जाता है। इस पद को क्या कहा जाता है, विनाइट्रीकरण कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे भूमि में बहुत सारे नाइट्रेट होंगे, बहुत सारे नाइट्रेट होंगे, तो भाई ये ऑक्सीजन को चुरा के खा गए, ये ऑक्सीजन को चुरा के खा गए, जो नाइट्रोजन बचता है वो क्या है, पुनः वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है ना, तो आप इस पद में क्या लिखोगे, कुछ विनाइट्रीकारी बैक्टीरिया अवायवीय स्थिति में नाइट्रेट में से ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं तथा अब यहां से बची नाइट्रोजन N2 फॉर्म में पुनः वायुमंडल में चल जाती है। इस पद को विनाइट्रीकरण कहा जाता है। जैसा कि हम समझ रहे हैं वैसा ही हम कॉपी में लिख रहे हैं, पहले समझो उसके बाद कॉपी में लिखो। तो यहां तक क्या है, नाइट्रोजन चक्र पूरा हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम डायग्रामेटिक समझ लेंगे। डायग्रामेटिक समझ लेंगे। जैसे कि वायुमंडल है, ये वायुमंडल है दोस्तों। पहले डायग्राम से मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्या है, बहुत ऐसे मतलब बहुत चिपका सा ऐसा डायग्राम हो जाता, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए पहले स्टेप बता दिए, उसके बाद डायग्राम देखेंगे। देखो, वायुमंडलीय अक्रिय नाइट्रोजन है, अक्रिय नाइट्रोजन है। ठीक है, सबसे पहला पद क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे पहला पद होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यह भूमि में क्या है, भूमि में यह अमोनिया व अमोनियम में परिवर्तित हो जाता है। अमोनिया व अमोनियम में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम हो गया,
और डाइएजोट्रोप्स। राइजोबियम हो गया और डाइएजोट्रोप्स हो गया, ठीक है ना। यह क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देते हैं इसको, अकेरिय नाइट्रोजन को अमोनिया व अमोनियम में परिवर्तित कर देते हैं। यह तो हो गया पहला स्टेप। इसके बाद में क्या होता है भाई, इसके बाद में नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कौन करते हैं, नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर नाइट्रीकरण की प्रक्रिया करते हैं। पहले NO2 का फॉर्मेशन होता है, फिर क्या है NO3 का फॉर्मेशन होता है। NO3, NO2 को क्या बोला जाता है, नाइट्राइड, और NO3 को नाइट्रेट बोला जाता है, नाइट्रेट। ठीक है, तो ये दूसरा पद ये हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में तीसरा पद होगा। तीसरा पद क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, जैसे कि जमीन से क्या है पेड़ पौधे में चल गई है, पेड़ पौधे इसे अपने अंदर की तरफ खींच लेते हैं। अब पेड़ पौधे को कोई जीव जंतु चला जाएगा तो जीव जंतु में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, नाइट्रोजन से पेड़ पौधे जीव जंतुओं के प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु, ये क्या है, जैसे पक्षी है, ये पक्षी है, ठीक है, और ये जीव जंतु, ये गाय है, ये गाय। ये से मतलब आप डायग्राम थोड़ा सही बना लेना, मेरे इतना डायग्राम मेरे से बैठते नहीं है, ठीक है, नहीं बैठ जाते हैं लेकिन ये ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं में पहुंचेंगे, अपने अंदर की तरफ ले लेंगे, तो ये तीसरी प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण। अब ये क्या होते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु यौगिक कार्बनिक यौगिकों युक्त होते हैं। जब यह क्या होते हैं, मुर्दा जीव जंतु पर क्या है, मुर्दा जीव जंतु पर बैक्टीरिया लगेंगे, बैक्टीरिया या फंजाई, बैक्टीरिया या फंजाई इन्हें है ना काय में बदल देंगे, अमोनिया में बदल देंगे। तो चौथा स्टेप क्या है, अमोनीकरण। चौथा स्टेप कौन सा हो गया दोस्तों, अमोनीकरण हो गया। ठीक है, मेरे पास बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आप बड़े बड़े में साफ में, जैसे मैं ऐसे थोड़ा सा कम जगह में ऐसे लिख रहा हूं, तो आप थोड़ा सा ऐसे लिखना जो समझ में आराम से आए। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या हो गया, बैक्टीरिया है, ये फंजाई, बैक्टीरिया लगा, फंजाई लगा, मुर्दा जीव जंतु पे लगाइए। ठीक है ना, और ये जो कार्बनिक यौगिक होता है ना इनमें CH3NH2, इनको क्या है अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, अमोनीकरण कहलाता है। अब पांचवा पद अपन ने क्या देखा था, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया कौन करते हैं, विनाइट्रीकारी बैक्टीरिया। विनाइट्रीकारी बैक्टीरिया है ना, अवायवीय स्थिति में करते हैं, अवायवीय स्थिति में। अवायवीय स्थिति में क्या है, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ये। तो ये पांचवा स्टेप हो गया विनाइट्रीकरण। तो ये क्या है, यहां से ये क्या है वायुमंडल में पहुंच जाएगी। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, बिजली के चमकने से भी ये क्या है डायरेक्ट इस फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, नाइट्राइड में बदल जाती है। ठीक है, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, बिजली के चमकने से भी ये नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, वायु ये नाइट्रोजन चक्र समाप्त हो गया। तो दोस्तों पहले तो हमने क्या है नाइट्रोजन चक्र को समझा, उसके क्या है स्टेप को समझा, फिर ये क्या है डायग्रामेटिकली इसको समझ लिया। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो दोस्तों आपको अगली वाली वीडियो भी उपलब्ध कराई जाएगी, और अगली वाली वीडियो भी ऐसे टॉपिक पे लाई जाएगी जो बहुत ज्यादा बार BSc एग्जाम में पूछा है। इसका पर्पज क्या है, ये BSc फाइनल ईयर के उद्देश्य से बनाई है हमने वीडियो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, पुराने हो, तो हमारा समर्थन जरूर करना। हमें भी बहुत मेहनत होती है ऐसी वीडियो को ऐसी सरल भाषा में तैयार करने में, हमें भी बहुत ही मतलब क्या है, हमें भी बहुत
मेहनत लगती है, तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही टॉपिक आपको उपलब्ध करवाते रहे, हमें भी मोटिवेशन मिले। तो थैंक्स दोस्तों आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका नाइट्रोजन चक्र समाप्त हो गया, आपको ऐसे लिखना है।